नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय के गद्य खंड का 13वां अध्याय है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो यह संस्मरण गद्य की संस्मरण विधा है जो सक्सेना जी ने अपनी स्मृतियों द्वारा फादर कामिल बुल्के के साथ जो उनकी स्वर्णिम स्मृतियाँ रही हैं उनको यहाँ रचना के रूप में संजोया है। तो आइए इसके पाठ परिचय देखते हैं। तो संस्मरण स्मृतियों से बनता है। जैसा कि मैंने बताया था कि संस्मरण गद्य की एक विधा होती है जो उसमें पुरानी स्मृतियाँ यादें होती हैं उनको संजोया जाता है कृति के रूप में। तो उसी संदर्भ में बताया है कि संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। कि वैसे तो फादर कामिल बुल्के यूरोप के बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में जन्मे थे, जो गिरजों, पादरियों और धर्मगुरुओं, संतों की भूमि कहलाती है। लेकिन वो अपने आप को भारतीय कहते थे क्योंकि अधिकांश अंतिम समय उन्होंने भारत में व्यतीत किया था। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। वैसे सन्यासी का अर्थ यही होता है कि वो सांसारिकता और अपने सभी प्रियजनों को त्याग देता है, किंतु फादर कामिल बुल्के अन्य सांसारिक विकारों को त्यागते हुए मानव से प्रेम संबंध स्थापित बरकरार रखा था उन्होंने। इसलिए उस पारंपरिक अर्थ में वो सन्यासी नहीं थे। सन्यासी तो थे, अर्थात उनको सांसारिक आकर्षण तो नहीं सताता था, किंतु वो अपने जो परस्पर मिलने वाले अभिन्न मित्र और सहयोगी और जो भी मनुष्य थे उनसे मिलने वाले, उनके प्रति सदैव उनकी बाहें खुली हुई रहती थी, प्रेम पूरित बाहें। सर्वेसर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, अर्थात गहरा संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, तो राम कथा उत्पत्ति और विकास इनकी रचना है। इन्होंने हिंदी से बीए और एमए किया था। तो जब तक राम कथा उत्पत्ति और विकास इनकी रचना है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। जब तक रचना अमर है तब तक इनका नाम भी अमर है, तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध मतलब गहरे प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। आइए अब शुरू करते हैं अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो हम फादर कामिल बुल्के के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसका वर्णन मैं कर चुका हूँ ऊपर कि बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में जन्मे हुए थे ये, जो यूरोप में पड़ता है। लेकिन इन्होंने संन्यास लेकर और भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया था। तो फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी उनके जीवन का कुछ यहाँ अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, जो फादर बुल्के से जुड़ा हुआ था। कि फादर की जो मौत थी वो जहरबाद से हुई थी। जहरबाद एक गैंग्रीन जहरीला फोड़ा होता है। तो सक्सेना जी कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के को जहरबाद या उस जहरीले फोड़े से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में, नसों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अर्थात
उनके शरीर के प्रत्येक रगों में मानवता और प्रेम दौड़ा करता था। कहने से तात्पर्य है कि वो सदैव प्रेम और मानवता का व्यवहार करते थे। फिर भी उनकी जो मौत हुई है वो जहरबाद से हुई है, कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ और नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? तो उसकी मृत्यु के लिए जहर का विधान, ये नियम क्यों बनाया गया, अर्थात जहर से ही उसकी मृत्यु क्यों हुई? तो ये अपनी करुणा व्यक्त कर रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे, कि कौन से ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व थी, अर्थात उसका मूल अस्तित्व ही प्रभु की आस्था थी। प्रभु में वो आस्था रखते थे, श्रद्धा भाव रखते थे, सदैव उनकी भक्ति में लीन रहते थे। वह देह की इस यातना की परीक्षा, यातना होता है पीड़ा, कि उस शरीर की इस पीड़ा की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? कि जब वो वृद्ध हो गए थे तो उम्र के आखिरी पड़ाव पर ही उन्होंने यह शारीरिक पीड़ा झेली थी। तो इस शारीरिक पीड़ा की परीक्षा वो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर ही क्यों दें? ये अपने एक दुख करुणा प्रकट की है सक्सेना जी ने। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। उसकी शारीरिक वेशभूषा यहाँ चित्रित की गई है कि वो पादरी के सफेद चोगे को धारण करके और लंबे चौड़े कद के, गोरे रंग के और सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, कि बिल्कुल सफेद झलक मारती हुई भूरी दाढ़ी थी उनकी, नीली आंखें और बाहें खोल गले लगाने को आतुर व्याकुल, और सभी को अपने प्रेम की आगोश में सिमटाने के लिए व्याकुल रहते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। जो भी इसके प्रिय थे उसके लिए ये ममता और अपनत्व उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, कि मैं 35 वर्षों तक उनके समक्ष रहा था, उनके साथ रहा था, तो मैं इस बात का साक्षी हूँ, गवाह हूँ। तब भी वह इलाहाबाद में थे, और तब भी जब दिल्ली आते थे, कि मैं उस बात का साक्षी जब भी हूँ, जब वो इलाहाबाद में उन्होंने हिंदी से एमए किया था और वहाँ पर कॉलेज में पढ़ाया था, और उस बात का भी गवाह हूँ जब वो दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, कि आज के समय में जब फादर बुल्के नहीं रहे हैं तो मैं उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। कहने से तात्पर्य है कि वो प्रेम और अपनत्व से जो मुझे अपनी बाहों में भरते थे, वो प्रेम और अपनत्व मैं आज तक महसूस करता रहता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, कि फादर को याद करना एक दुखांत समय होता है। कहने से तात्पर्य है कि जैसे उदास शांत संगीत को सुनने से व्यक्ति दुखी होता है और उसके करुणा में, दुख में लीन हो जाता है, डूब जाता है, उसी प्रकार से बताया है कि फादर को याद करना भी उसी प्रकार से एक दुखांत और करुणा में स्थिति में डूब जाने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है, कि वो करुणा की एक प्रतिमूर्ति थी, कि उनको देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे करुणा के निर्मल जल में स्नान कर लिया हो। अर्थात वो करुणा की ही एक जीती जागती मूर्ति थी। उनके कृतित्व से और उनके चेहरे से सदैव करुणा टपकती रहती थी। उससे उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, अर्थात वो उनको देखकर और उनसे बातें करके कर्म में लीन रहने या कर्मरत रहने की प्रेरणा प्राप्त होती थी। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। तो परिमल आपको यहाँ बता दें कि ये निराला जी की कृति थी, जिसको एक साहित्यिक संस्था बना दिया गया था, और एक ये
पत्रिका के रूप में भी निकाला गया था परिमल को। तो परिमल में सभी साहित्यिक रचनाएं छपती थी। इसलिए बताया है कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। क्योंकि हिंदी में लेखन कार्य फादर कामिल बुल्के भी करते थे और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भी। तो वो दोनों एक साथ ही परिमल जो साहित्यिक संस्थान और पत्रिका थी उससे जुड़े हुए थे। तो इसलिए बताया है कि परिमल के वे दिन याद आते हैं जब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। तो हिंदी जो समूह था, सभागार था, वो एक परिवार की भांति था और ये सभी कवि लेखक उस परिवार के रिश्ते में बंधे हुए थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। तो उनमें से बड़े या अग्रज फादर कामिल बुल्के को माना गया है, क्योंकि इनका जन्म, सक्सेना जी का जन्म हुआ था 1927 में और उनका जन्म हुआ था 1909 में। किंतु इनकी मृत्यु 82 में हुई थी और सक्सेना जी की 83 में। तो एक साल लगभग साथ ही इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त मतलब बिना किसी विकार या भाव के, कि हमारे हंसी मजाक में वो सदैव ही शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में, सभाओं में वह गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, कि मुझे अपना बच्चा याद आता है और उस बच्चे के साथ साथ वह दृश्य भी याद आता है जब फादर कामिल बुल्के ने पहली बार उसके मुंह में अन्न डाला था, अर्थात उसको निवाला खिलाया था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, और उनकी आंखों में चमकता हुआ वात्सल्य प्रेम भी मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। वात्सल्य प्रेम वह होता है जो किसी बड़े या माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम होता है, वह वात्सल्य प्रेम होता है। प्रेम ये जैसे एक प्रणय होता है जो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के मध्य जो प्रेम होता है वो प्रणय होता है। एक स्नेह होता है जो बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम होता है, और एक प्रेम होता है जो बड़ों और छोटों के दोनों के मध्य होता है, और एक वात्सल्य होता है जो माता पिता का संतान के प्रति होता है। तो उनकी नीली आंखों में मुझे वो वात्सल्य प्रेम सदैव तैरता हुआ दिखाई देता था, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। जिस प्रकार से देवदारू का जो वृक्ष है वो लोगों को शीतलता, छाया के रूप में जो शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से फादर कामिल भुल्के को भी देवदारू के वृक्ष की भांति ही विशाल बताया है, जो अपनी प्रेम और ममत्व की उनको शीतलता प्रदान करते रहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ। कि मुस्कुराते हुए साइकिल से उतरते और ये कहते कि देखिए मैंने इस कृति को पढ़ लिया है और उस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। कि फादर कामिल बुल्के को कभी भी क्रोध में नहीं देखा है, उनको प्रेम पूरित और उस जोश में जरूर देखा है जो ममता और प्यार से लबालब भरा हुआ था, अर्थात पूर्णतः छलकता हुआ महसूस होता है या दिखाई देता है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। तो फादर कामिल बुल्के ने
इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जब वो अपने जन्मभूमि में थे, बेल्जियम रैम्स चैपल स्थान पर, तो वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उन्होंने संन्यास लेने की ठान ली थी। और उनकी शर्त ये थी कि वो भारत जाकर ही भारत को ही अपने कर्म भूमि बनाएंगे। तो अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि ये सन्यासी बनने की, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में सन्यासी बनने की उनके मन में इच्छा कैसे जागृत हो गई, जबकि उनके घर पर भी सभी सदस्य विद्यमान थे, अर्थात उनका घर भरा पूरा था, जिसमें 2 भाई 1 बहन और माता पिता उनके घर के सदस्य थे, अर्थात उनके घर में सभी विद्यमान थे। तो ये उनके कुछ संवाद प्रस्तुत किए गए हैं। जब लेखक पूछते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है, तो फादर बुल्के कहते हैं कि मेरा देश तो अब भारत है, अर्थात मैंने अब भारत को ही कर्म भूमि बना ली है, तो मेरा देश तो अब भारत ही है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, बेल्जियम रैम्स चैपल शहर की पूछ रहे हैं, जो उनकी जन्मभूमि है, कि क्या तुम्हें बेल्जियम की याद आती है? तो फादर बुल्के कहते हैं कि हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल, कि मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत सुंदर है, जिसकी मुझे याद सताती है। फिर लेखक पूछते हैं कि घर में किसी की याद, कि घर में और किसकी याद आती है? तो फादर बुल्के का जवाब है कि घर में मुझे माँ की याद आती है, और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते देखा है, कि वो अक्सर माँ की स्मृतियों में, माँ की यादों में डूब जाते थे, उन्हें याद करते रहते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर हमेशा उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र अर्थात गहरे मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। तो एक भाई पादरी है, पादरी जो ईसाई धर्म में धर्मगुरु होते हैं, जैसे अपने यहाँ साधु होते हैं, उसी प्रकार से ईसाई धर्म में धर्मगुरु होते हैं पादरी। तो उनका एक भाई पादरी बन गया था और दूसरा व्यवसाय करता था, उनका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहन थोड़ी कठोर थी और जिद्दी थी, परंतु देर से उसने शादी की, और काफ़ी समय निकलने के बाद उसने शादी की थी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा है, कि उस समय फादर को देखा था कि उनको अपनी बहन की शादी की चिंता सताती रहती थी। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। तो भारत में आने के बाद 2-3 बार ही वो अपने परिवार से मिलने के लिए गए थे बेल्जियम। जब उनसे पूछा जाता था बेल्जियम के बारे में, तो वो कहते थे लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, तो आप सब छोड़कर क्यों चले गए, कि आप सब कुछ छोड़कर वहाँ से क्यों चले गए? ये प्रश्न पूछा जाता था, तो उनका जवाब होता था कि यह सब तो प्रभु की इच्छा थी। यह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, कि बालकों की तरह ही सरलता से मुस्कुरा कर कहते थे, ये तो प्रभु की इच्छा है जो मैंने सब कुछ त्याग दिया है। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, अर्थात ये अब उस पारिवारिक अनुशासन में, उस सांसारिक बंधन में नहीं रहने वाला है। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में फादर कामिल बुल्के ने सन्यास ले लिया था। तो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जब सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी
उनके सामने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, क्योंकि संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। तो ये फादर कामिल बुल्के की एक छवि फोटो दी गई है। देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ ऊपर उनकी शारीरिक वेशभूषा दर्शाई गई है, हूबहू उसी प्रकार का चित्र है यहाँ। तो भारत जाने की बात क्यों उठी? जब प्रश्न पूछा गया उनसे कि भारत जाने, आपके मन में भारत जाने की बात क्यों उठी, तो उनका जवाब था कि नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। उन्होंने कहा कि बस मन में था कि मैं भारत जाऊं और भारत को अपनी कर्म भूमि बनाऊं। तब उनके धर्मगुरु ने उनकी यह शर्त मान ली और वो भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। जिसेट संघ पादरियों या कह सकते हैं कि ईसाई धर्मगुरुओं का एक संघ था, जिसमें धर्माचार, धर्म के आचार व्यवहार की शिक्षा दी जाती थी। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया, हिंदी विषय से इन्होंने कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, हिंदी विषय में ही। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। तो इन्होंने शोध भी किया 1950 में, हिंदी विभाग में रहकर इन्होंने 1950 में शोध पूर्ण किया और इन्होंने एक कृति लिखी, राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे, अर्थात परिमल पत्रिका में भी उसके अध्याय छपे थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, तो मातरलिंग के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध नाटक है ब्लू बर्ड का रूपांतरण अर्थात अनुवाद भी किया था हिंदी में, नील पंछी के नाम से। तो ये महत्वपूर्ण है कि मातरलिंग के द्वारा लिखित ब्लू बर्ड का रूपांतरण किस नाम से किया? नील पंछी के नाम से। यह कौन सा नाटक है? ब्लू बर्ड। बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, एचओडी रहे वो हिंदी विभाग के, और यहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। तो ये हिंदी में उनका योगदान पूछा जा सकता है कि उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास कृति लिखी, परिमल में उसके अध्याय छपते रहे और ब्लू बर्ड नामक कृति का हिंदी अनुवाद किया और सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, एचओडी रहे और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश भी उन्होंने तैयार किया तथा बाइबल का अनुवाद किया और वहीं बीमार पड़े, पटना आ गए। तो वहीं रांची में वो बीमार हो गए तो पटना लौट आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, कि 47 वर्ष वो भारत रहे और संपूर्ण उन्होंने 73 वर्ष की जीवन यापन किया और फिर इस दुनिया को, संसार को अलविदा कह गए। तो इसका 2 पार्ट में हम अध्ययन करते हैं। अगला जो अंश है आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।